अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा नया लेक्चर है फॉर थ्योरीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह बना है। उस पर मुख्तलिफ थ्योरीज आई हुई है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट और मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ थ्योरीज दी है किस चीज़ पर, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम पर। अब या तो बहुत सारी थ्योरीज आई हुई है, लेकिन हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेन थ्योरीज आज हम पढ़ेंगे, जिसमें एक है नेबुलर थ्योरी और दूसरी है टाइडल एक्शन थ्योरी। तो चलो अपनी लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये चैनल इसका नाम है द कम्पिटिटिव माइंडसेट। ये जितने भी पाकिस्तान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो CSS एग्ज़ाम हो, चाहे वो FESC एग्ज़ाम हो, PPSC एग्ज़ाम हो, PMS एग्ज़ाम हो, या जितने भी दूसरे लेक्चरर जो जितने भी टेस्ट वगैरह है उनके वो एग्ज़ाम हो, इन सब की तैयारी में ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलो अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरीज़, चूँकि मैंने कहा था कि जो थ्योरीज़ है फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम पर बहुत सारी थ्योरीज़ आई हुई है, लेकिन इसमें से जो मेन दो थ्योरीज़ है वो है नेबुलर थ्योरी और दूसरी है टाइडल एक्शन थ्योरी। एक है नेबुलर थ्योरी और दूसरी है एक्शन टाइडल थ्योरी। Over the centuries, many scientists and philosophers have proposed different theories to explain the origin and formation of the solar system। कि कई सालों से, बहुत सालों में जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट और मुख्तलिफ फ़िलोसफर्स ने बहुत सारी थ्योरीज़ दी है फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम नेबुलर थ्योरी को पढ़ेंगे कि नेबुलर थ्योरी सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में क्या कहता है, कि नेबुलर का मतलब क्या है और ये थ्योरी किसने पेश की है, और ये सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में क्या कहता है कि सोलर सिस्टम असल में बना कैसे है। जो नेबुलर थ्योरी है इसका मतलब है क्लाउड थ्योरी, इसको क्लाउड थ्योरी भी कहा जाता है। हाउ explains how our solar system, the sun, planets, moons and asteroids was formed about 4.6 billion years ago। नेबुलर थ्योरी हमें बताता है कि सोलर सिस्टम कैसे बना है, और इसमें जो सन है वो कैसे बना है, बाकी प्लैनेट्स कैसे बने, मून कैसे बने हैं, और जो एस्टेरॉइड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो कैसे बने हैं तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। अब जो सोलर नेबुला है इसकी थ्योरी के बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि ये थ्योरी असल में कहता क्या है। इस थ्योरी का क्या मतलब, इस थ्योरी के मुताबिक ये कहता है कि एक बहुत बड़ा जो है ना क्लाउड था जिसको नेबुला कहा जाता है, सही है, जो कि वो क्लाउड किस चीज़ से बना था, गैसेस से बना था। किससे बना था, गैसेस। वो गैसेस कौन कौन सी गैसेस थी, एक तो हाइड्रोजन था और दूसरा हमारे पास क्या था, हीलियम गैस था। एक हाइड्रोजन गैस था और एक हीलियम था, सही है। एक हाइड्रोजन गैस था और एक हीलियम गैस था। इन दोनों के जो गैस, ये जो दोनों जो गैसेस थे, हाइड्रोजन और हीलियम, इनका एक बहुत बड़ा क्लाउड था, सही है, जिसको क्या कहा गया, नेबुला। इन साइंटिस्ट के तहत इनको नेबुला कहा गया। और इसी के साथ साथ इसमें इन गैसेस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद थे, जो कि स्पेस में क्या कर रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे, कहीं पे मूव कर रहे थे, सही है। दिस नेबुला वाज फाउंड फ्रॉम द remains of the old stars that had exploded as supernova, सही है। अब जो ये नेबुला है ये कैसे बना है, ये जो पुराने जितने भी स्टार्स थे हमारे जो स्पेस में, इन स्टार्स के एक दूसरे से टकराने से या इन स्टार्स के
एक्सप्लोजन के होने से क्या बना है, ये बना है, क्या उसे कहते हैं, क्लाउड, ये क्लाउड बना है। सही है। अब ये स्टार, इन स्टार से ये क्लाउड कैसे बना, इन स्टार से ये क्लाउड इस तरह बना। जब ये स्टार्स क्या होगा, इनका एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन कैसे हुआ, जब सुपरनोवा, सुपरनोवा से मरा जब पावरफुल स्टार एक्सप्लोजन हुआ। स्टार मतलब एक दूसरे से जब स्टार टकराते हैं तब जो है ना ये सुपरनोवा या स्टार जो है ना खुद जो है ना एक्सप्लोड हो जाता है। तब इनसे क्या बना, ये नेबुला बना। जिस नेबुला मैंने आपको बताया था कि किसे कहते हैं, नेबुला जो है ना ये गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स से बना है। सही है। एक क्लाउड है जो कि गैसेस और हीलियम से बना है और इसमें जो है ना डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ये किस चीज़ से बना है, ये स्टार के एक्सप्लोजन से बना है, स्टार के धमाके, बहुत बड़े धमाके से बना है। समझ आ गया कि नेबुला जो है ये क्लाउड है किस चीज़ का, गैसेस का, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये क्लाउड की चीज़ें बना है स्टार्स के एक्सप्लोजन से, इनके सुपरनोवा एक्सप्लोजन से क्या हुआ है, ये स्टार्स, ये नेबुला बनी है, ये जो क्लाउड है ये बनी है। अब जो कोलैप्स ऑफ द नेबुला, चूंकि अब स्टार्स का एक्सप्लोजन हो गया, इससे क्या हो गया, नेबुला बन गई। अब नेबुला जो है ना वो आपस में क्या होती है, एक्सप्लोजन होता है, सॉरी कोलैप्स होता है इनका। नेबुला जो है ना आपस में क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। कैसे कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स होने के बाद क्या होता है, अब इस बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, देखो अब जो कुछ ऐसा हुआ जब ये क्लाउड जो है ना स्पेस में मूव कर रहा था। सही है। तो जब लाइक अ नियर बाय सुपरनोवा एक्सप्लोजन कॉज द नेबुला टू कोलैप्स, जब ये नेबुला स्पेस में मूव कर रहा था। सही है। जब ये नेबुला क्या होता, इस स्पेस में क्या था, मूव कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था। सही है। मूव कर रहा था। इसके बिल्कुल पास से जो है ना दूसरा एक स्टार था या दो स्टार, इनका जो है ना एक सुपरनोवा मतलब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। सही है। इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, ये जो नेबुला थी, ये जो नेबुला थी, ये आपस में क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। मतलब ये जो क्लाउड जो है ना इधर उधर फैला हुआ था, या इधर उधर जो है ना, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, इधर उधर फैला हुआ था। इस सुपर स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से क्या होगा, ये जो नेबुला थी ये आपस के अंदर क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। जब ये आपस में कोलैप्स हो गई तो इसने एक रोटेटिंग फॉर्म इख्तियार कर दिया। क्या क्या किया, तो इसने आपस में रोटेशन स्टार्ट करते हैं। सही। एज इट कोलैप्स द क्लाउड स्टार्टेड स्पिनिंग। सही है। जब ये जो क्लाउड है आपस में कोलैप्स हो गई तो इसने आपस में क्या करना शुरू कर दिया, रोटेटिंग करना शुरू कर दिया, स्पिनिंग करना शुरू कर दिया। सही है। अब देखो, द सेंटर बिकम डेंसर एंड हॉटर। अब आपको पता है जब किसी चीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जब किसी चीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, अब यहाँ से भी नेबुला जो है ना कोलैप्स होना शुरू हो गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब जब ये नेबुला जो है ना आपस में कोलैप्स हो गई और इसने क्या करना शुरू कर दिया, स्पिनिंग करना शुरू कर दिया। स्पिनिंग के बाद जो सेंट्रल पॉइंट है इस नेबुला का, जो ये सेंट्रल पॉइंट है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये जगह जो है ना डेंसर होने लगी, डेंसर एंड हॉटर होने लगी। सही है। ये बहुत ज़्यादा डेंस, थिक होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। ज़ाहिर है जब किसी चीज़ पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, सही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इस जगह का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जब इन सब नेबुला का यहाँ पर कोलैप्स हुआ और इसने इस तरह रोटेशन या स्पिनिंग शुरू कर दिया और इसका जो सेंट्रल पॉइंट था, इसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो क्या होने लगा, वो थिक होने लगा।
सही है, थिक होने लगा, डेंसर होने लगा, और इसी के साथ साथ इस सेंट्रल पॉइंट का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर इंक्रीज्ड एंड सेंटर बिकम डेंसर। सही है, इसका सेंटर जो है ना वो डेंस हो गया और बहुत ज़्यादा इसकी टेम्परेचर बढ़ गई। अब आउटर पार्ट्स flattened became a disc shape forming a spinning disc called protoplanetary disk। अब देखो, अब इस पॉइंट को समझो। अब क्या हो गया, जो इस नेबुला का जो सेंट्रल पॉइंट था, मैंने कहा इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो डेंस हो गया और साथ साथ में बहुत ज़्यादा हॉट हो गया। इसका टेम्परेचर जो है ना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके ये तो सेंट्रल था ना, सेंटर था, सेंटर, सही है। अब सेंटर का तो ये था। अब इसके बाद जो ये आउटर, ये जो पार्ट है, आउटर पार्ट ऑफ द नेबुला, ये जो पार्ट है, ये क्या होना शुरू हो गया, प्लेटेंड होना शुरू हो गया। सही है, ये जो इधर उधर फैला हुआ था, इसने एक प्लेट का शक्ल इख्तियार कर दिया। सही है, एक डिस्क का शक्ल इख्तियार कर लिया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको प्रोटोप्लेनेटरी कहा जाता है। सही, प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है। सही है, ये जो सेंट्रल पॉइंट था ये डेंस हो गया और हॉट हो गया। अब क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा आपस में रोटेशन करने लगी। नेबुला इसने क्या करना शुरू कर दिया, रोटेशन शुरू कर दिया। अब ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है, आपस में एक ही एक्सिस में क्या घूम रहा है और मूव कर रहा है। अब क्या हो गया, ये जो सेंटर पॉइंट है ये तो बहुत ज़्यादा डेंस हो गया और टेम्परेचर इसका बढ़ गया। अब जो इसका आसपास वाला जितना भी नेबुला है, जितना भी क्लाउड है, इसने एक प्लेट का शक्ल इख्तियार कर दिया और प्लेटेंड हो गया। और इसने किस चीज़ का शक्ल इख्तियार कर दिया, एक डिस्क का शक्ल इख्तियार कर लिया। एक डिस्क की शक्ल में, शेप में क्या होगा, तब्दील हो गया, जिसको क्या कहा गया, स्पाइनिंग डिस्क कहा गया। सही है, इस स्पाइनिंग डिस्क को फिर क्या कहा गया, प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क भी कहा गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सही है, तो नेबुला का मतलब क्या था, नेबुला एक क्लाउड था। सही है, किस चीज़ का क्लाउड था, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स का। कौन कौन से गैसेस थे, हाइड्रोजन था और इसी के साथ साथ हीलियम था। सही है, अब ये हीलियम, ये जो नेबुला ये किस चीज़ से बन गया, ये जो बाकी जो स्टार्स थे स्पेस में, इनके बहुत बड़े सुपरनोवा से जो है ना ये क्लाउड बने। अब ये क्लाउड जब बन गए, उसके बाद जब ये स्पेस में मूव कर रहा था ये नेबुला, तो इसके करीब एक सुपरनोवा इवेंट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से ये जो नेबुला थी ये आपस में कोलैप्स हो गई। कोलैप्स होने के बाद इसने आपस में रोटेशन करना शुरू कर दिया। रोटेशन के बाद जो इसका सेंट्रल पॉइंट था वो डेंस और थिक होने लगा, और इसी के साथ साथ जब ये डेंस और थिक होने लगा, चूँकि इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, डेंस होने के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। अब जब इसने रोटेशन शुरू कर दिया, सेंट्रल पॉइंट तो हॉट और डेंस हो गया, और इसका जो आउटर पॉइंट है, पार्ट है नेबुला का, वो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने घूमने की वजह से एक डिस्क प्लेटेंट होने लगा और एक डिस्क का शेप बनने लगा, और इस डिस्क शेप को क्या कहा गया, स्पाइनिंग डिस्क। इसी स्पाइनिंग डिस्क को फिर प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क भी कहा गया। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगले लेक्चर में मैं आपका वो कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करूँगा। अब देखो,
वो तो कोलैप्स ऑफ नेबुला हो गया कि जब नेबुला जो है ना वो स्पेस में जा रही थी, कोलैप्स हो गई, सही है। अब इसका जो अगला जो स्टेज है इस थ्योरी का, वो था फॉर्मेशन ऑफ द सन, सही है, कि इस नेबुला से फिर सन कैसे बना, जो हमारा सूरज है सोलर सिस्टम का, वो कैसे बन गया इस नेबुला से। अब आपको नज़र आ रहा होगा, अब आपको नजर आ रहा होगा, देखो, एट द सेंटर ऑफ दिस स्पाइनिंग डिस्क मोस्ट ऑफ द मटेरियल गैदर्ड, सही है। अब जो ये नेबुला थी, जो प्लेटेंट डिस्क थी, स्पाइनिंग डिस्क थी, जो मैंने कहा था इसे डिस्क का शेप इख्तियार कर लिया, और इसी के साथ साथ ये डिस्क जो है ना, ये जो डिस्क था आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्क था, इसने डिस्क का शक्ल इख्तियार कर दिया, और आसपास जितना भी नेबुला था वो जब इस पॉइंट पर क्या प्रेशर डाल रहा था और स्पिनिंग कर रहा था, तो ये डेंस होने लगा, सही है। डेंस होने के साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, और यहाँ का आसपास का मटेरियल जो है ना वो धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, जमा होने लगा। जब इसमें बहुत ज़्यादा आसपास का जो मटेरियल था वो यहाँ पे गैदर हो गया, तो यहाँ का जो प्रेशर था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसी के साथ यहाँ का जो टेम्परेचर था वो भी हद से ज़्यादा बढ़ गया, सही है। द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इंक्रीज्ड, सही है। जब आसपास का जो नेबुला था, उनकी जो मटेरियल थे वो इसमें गैदर होने शुरू हो गए, और इसका जो प्रेशर था वो भी बढ़ गया, और इसी के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, when it became extremely hot, nuclear fusion joining of हाइड्रोजन एटम्स टू मेक हीलियम, सही। न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन इसे कहते हैं जब हाइड्रोजन आपस में मिल जाए और इससे हीलियम बन जाए, सही है। अब दो हाइड्रोजन है, सही है, दो हाइड्रोजन, जब ये आपस में मिल जाए तो इससे क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, सही है, हीलियम बन जाएगा। और इस अमल को जब हाइड्रोजन आपस में मिल जाए और इससे हीलियम बन जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इसी तरह जब आसपास का जो नेबुला का जो मटेरियल था वो सेंटर में गैदर होने लगा, या का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से इस सेंट्रल पॉइंट में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा, सही है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। इस न्यूक्लियर फ्यूजन से एक नया स्टार जो है ना एज ए वजूद में आ गया, सही है, एक नया स्टार, अ न्यू स्टार और सन वाज बर्न, सही है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर से दोबारा रिवाइज करता हूँ आपके लिए। क्या हुआ, जब ये जो डिस्क था, सही है, ये जो या की जो नेबुला थी वो घूम रही थी ना, और जो आपस जो आसपास की जितनी भी नेबुला थी वो सेंटर में जो है ना जमा होने लगी। यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ने लगा, और इसी तरह यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना अमल होना शुरू हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जब हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाए और वो हीलियम जो है ना उससे बनना शुरू हो जाता है, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर एक नया स्टार जो है ना वो बनना शुरू हो गया था, जिसको क्या कहा गया, जिसको सन कहा गया। समझ गए कि सन कैसे फॉर्मेट हो गया, कैसे बन गया, ये कैसे क्रिएट हो गया, सही है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ना, देखो नेबुला इस तरह थी, और आसपास के मटेरियल जो है वो दरमियान में जमा होने लगी, यहाँ का जो है ना प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या हो गया, एक नया स्टार बर्न हो गया, सही है। इस तरह जो है ना हमारा सन का फॉर्मेशन हो गया, किस थ्योरी के मुताबिक, नेबुलर थ्योरी के मुताबिक। अब देखो, सन का फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि नेबुलर थ्योरी के मुताबिक। अब कह रहे हैं कि जो प्लेनेट सिमेल्स कैसे बने, सही है। अब देखो, इन द आउटर पार्ट्स ऑफ डिस्क, सही है, स्मॉल
dust and rock particle started sticking together. समझ आ गया? अब जो ये सेंटर में जो है ना सन बन गया, सही है, वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब जो बाकी का जितना भी नेबुला था आसपास, वो अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारे जो है ना क्या कर रहा है, इस सन का गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, सही है। इस तरह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसका रिवोल्यूशन कर रहा है, सही है। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये जो नेबुला थी, नेबुला का जो ये पार्ट है, आउटर पार्ट, इसने क्या करना शुरू कर दिया, इस यहाँ पर जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे या दूसरे जो गैस के पार्टिकल्स थे, जितने भी छोटे छोटे डेब्रीज वगैरह थे, उन्होंने आपस में मिलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, आपस में मिलना शुरू कर दिया। पे छोटे छोटे वो थे, वो आपस में मिल गए, यहाँ पर थे वो आपस में मिलना। इसी तरह आउटर की जितनी भी नेबुला थी, उसमें जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे इस डिस्क में, वो आपस में क्या होने लगे, स्टिकिंग होना शुरू हो गया। स्टिकिंग होना, एक जगह एक साथ जमा होना शुरू हो गए थे। जो नज़दीक नज़दीक के जितने भी पार्टिकल्स थे वो जमा शुरू होने लगा, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ये आउटर नेबुला में जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसने आपस में ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिए और इस तरह बड़े बड़े पार्टिकल बनने शुरू हो गए, सही है। इस तरह बड़े बड़े पार्टिकल बनने शुरू हो गए। इसी जो बड़े पार्टिकल्स है, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, सही है। प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, जिसका मतलब क्या है, छोटे छोटे जो जिसके बाद इन्हीं पार्टिकल से फिर क्या बनेंगे, हमारे जो बड़े प्लैनेट्स है वो बनेंगे, सही। अब समझ आ गया कि प्लैनेटेसिमल किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दे फॉर्म्ड स्मॉल रॉकी बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स, सही है। अब इन पार्टिकल से जो छोटे छोटे रॉक्स बने, इनको क्या कहा गया, प्लैनेटेसिमल्स, सही है, प्लैनेटेसिमल्स। अब देखो, these planetesimals collided and merged to form protoplanets, early stage planets, सही है। अब क्या हुआ, अब ये जो छोटे छोटे रेक्स जो प्लैनेटेसिमल से जो है ना क्या बने, छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स है उससे प्लैनेटेसिमल्स बने। अब इन प्लैनेटेसिमल से फिर क्या बन गए, प्रोटो प्लैनेट्स। जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बने, प्लैनेटेसिमल बने। अब इन प्लैनेटेसिमल से जो छोटे छोटे रॉक्स के पार्ट्स हैं, ये आपस में कोलाइड होने लगे और मर्ज होने लगे, सही है। छोटे छोटे जितने भी कोलाइड्स, अब मैं आप ही लिखता हूँ, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल है, सही है, आउटर नेबुला के, इनसे बना क्या, प्लैनेटेसिमल्स बने लगे, सही है। प्लैनेटेसिमल जो है थोड़े थोड़े जो बड़े बड़े रॉक्स के, ये सही है, इसको प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल हैं, सही है, जो रॉक्स बॉडी है छोटे छोटे, ये आपस में मिलने शुरू हो गए और बड़े जो है ना क्या बनाने लगे, प्रोटोप्लैनेट्स, जिनको एर्लियर स्टेज प्लैनेट भी कहा जाता है, सही है, एर्लियर स्टेज प्लैनेट भी कहा जाए। इनको क्या कहा गया, इनको प्रोटो प्लैनेट्स, सही है, इनको क्या कहा गया, प्रोटोप्लैनेट्स। अब फिर ये दोबारा आपस में कोलाइड होने लगे, जिससे फिर क्या बने, हमारे जो प्लैनेट है वो बनने शुरू हो गए, सही है। क्या छोटे पार्टिकल से क्या बने, रॉकी बॉडीज, जो छोटे छोटे पत्थर से वो बनने लगे। उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। अब इन प्लैनेटेसिमल आपस में कोलाइड होने लगे, मर्ज होने लगे, और इसको फिर क्या कहा गया, प्रोटो प्लैनेट्स कहा गया। जो हमारे जो सबसे एर्लियर प्लैनेट्स हैं उनको प्रोटो प्लैनेट्स कहा जाता है। अब प्लैनेट्स कैसे बने, वो तो प्रोटो प्लैनेट्स है और प्लैनेटेसिमल्स थे। अब प्लैनेट्स कैसे बने, इनके बारे में देखो। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सही है। अब देखो, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स रॉकी
planets like Mercury, Venus, Earth, and Mars formed near the sun, where it was hotter and denser. सही है। अब इस पॉइंट को समझो। दूसरा क्या कर रहा है, गैस जेंट्स लाइक जुपिटर एंड Saturn formed further away, where it was cooler, lighter, allowing gases like hydrogen and helium to remain। समझ गया। अब देखो क्या बने, जो प्लेनेटी सिमल, क्या इससे क्या बने, इससे बने प्रोटो प्लेनेट। सही है। अब ये प्रोटो प्लेनेट से फिर क्या बने, हमारे प्लैनेट्स बने। सही, क्या बने, प्लैनेट्स। अब देखो प्लैनेट्स तो आपको पता है कि कुछ आउटर प्लैनेट्स आते हैं और कुछ इनर प्लैनेट्स आते हैं। सही है। इनर प्लैनेट्स में हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट हैं, मरकरी, ये जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। सही है। ये हमारे पास जो है ना, ये इनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इन 4 को कौन से प्लैनेट कहा जाता है, रॉकी प्लैनेट्स। ये कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। सही है। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। सही है। ये 4 प्लैनेट्स हैं, इनको रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। कौन से प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट्स। सही है। इनको रॉकी प्लैनेट्स इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट है ये रॉक से बने हुए प्लैनेट है। सही है। इनका फॉर्मेशन किसी से, रॉक से बने हुए प्लैनेट से। इनको इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। कौन से प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। अब ये जो 4 प्लैनेट है, सही है, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। सही है। ये जो 4 प्लैनेट है इनको फिर गैस जायंट्स, जो गैस जायंट्स, मतलब ये जो 4 प्लैनेट है ये गैसेस से बनी है। सही है। ये अक्सर किस चीज़ से बनी है, गैसेस। अब आपको मैं एक मेन पॉइंट जो क्वेश्चन में आता है, इनर प्लैनेट इसलिए सन के करीब है क्योंकि ये रॉक से बने हुए, ये डेंस है, इस वजह से ये सन के करीब है। अब जो लाइटर गैसेस थे, ये जो डेंस है ना, इसी वजह से सन के करीब है। अब जो गैसेस जो है वो तो लाइटर है। सही है, बहुत हल्की होती है वज़न में, इसी वजह से रोटेशन में ये सबसे सन के बहुत दूर आ गए। सही है। अब जो ऑर्बिट में है ये 4 जो है ना सन के करीब रिवोल्यूशन करते हैं, और ये जो 4 हैं ये जो है चूँकि लाइटर है वेट में, इसी वजह से ये सन के दूर जो है ना सन के गिर्द रिवोल्यूशन करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 4 प्लैनेट है ये इसलिए सन के करीब है क्योंकि ये डेंसर है। सही है। ये क्या है, ये डेंसर है और इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है सन के करीब होने की वजह से। सही है। और ये जो 4 प्लैनेट है ये जो है ना ये क्या है, लाइटर है वज़न में, और ये ठंडे है क्योंकि ये सन से भी दूर है और वज़न में हल्के है, इसी वजह से ये सन के दूर सन के रिवोल्यूशन करते हैं। सही है। तो प्लैनेट्स तो आपको पता है कैसे बने। प्लैनेट से पहले प्लैनेट सिमल बने, उससे फिर प्रोटो प्लैनेट बने, प्रोटो प्लैनेट से फिर जब वो आपस में कोलाइड हो गए और सब मर्ज हो गए, इनसे फिर क्या बन गए, इनसे बन गए प्लैनेट्स। सही नहीं, इससे क्या बन गए, प्लैनेट्स, जिसमें 4 जो है ना 4 को इनर प्लैनेट कहा गया और बाकी 4 को क्या कहा गया, आउटर प्लैनेट कहा गया। सही है। अब ये 4 जो है ना वो डेंस है, रॉकी प्लैनेट है, और ये 4 जो है ये जो है ना गैस प्लैनेट है, गैस जायंट प्लैनेट है। सही है। क्योंकि ये गैस से बने हैं। ये जो है ना हॉट है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, हॉटर है, और ये कूलर है, टेम्परेचर इसका क्या है, ठंडा है। सही है। ये सन के करीब चक्कर लगाते हैं और ये सन के दूर सन के रिवोल्यूशन करता है। अब आगे देखो,
जो फॉर्मेशन ऑफ मून्स एंड एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स। सही है, हमने पढ़ा सन कैसे बना, हमने पढ़ा प्लैनेट कैसे बने। अब हम पढ़ेंगे कि इस थ्योरी के मुताबिक एस्टेरॉयड्स कैसे बने, मून्स कैसे बने, और इसी के साथ साथ कॉमेट्स कैसे बने। इससे जो अगला लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि इसमें कितने प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट हैं, इसमें एस्टेरॉयड्स क्या है, मून्स इसमें क्या है, और कॉमेट्स क्या है, इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जो मून फॉर्म्ड फ्रॉम लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑर्बिटिंग द रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। सही है, अब वो ये हमारा अर्थ है। सही है, इसके गिर्द जो है ना क्या चक्कर लगाता है, मून। सही है, मून है, ये क्या है, अर्थ है। अब ये जो है ना हमारे ज़मीन के गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये कह रहे कि ये मून कैसे बने। ये मून जो है ना इसके जो बिखरे हुए, जो बिछड़े हुए, या इससे जो रिमेन्स मटेरियल्स थे, उन्होंने फिर क्या करना शुरू कर दिया, इन प्लैनेट्स का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब हमारा अर्थ का जो है ना वो एक मून है, इसी तरह जो है ना जुपिटर है और जो यूरेनस है उनके फिर ज़्यादा जो है ना मून्स वगैरह है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये इस प्लेनेट के रिमेन्स है जो इस प्लेनेट के गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसी को फिर क्या कहा, मून्स क्या कहा गया, इसको मून कहा जाता है। इस मून का फॉर्मेशन कुछ इस तरह हुआ। इसी तरह जो एस्टेरॉयड्स है और जो कॉमेट्स है और इसी के साथ साथ जो डेब्रीज है, ये फिर ये जो एस्टेरॉयड और कॉमेट्स है ये किस चीज़ से बने, ये डेब्रीज से बने। सही है, अब देखो जो एस्टेरॉयड्स हैं, एस्टेरॉयड्स कॉमेट्स, ये किस चीज़ से बने, ये डेब्रीज से बने। अब मैंने कहा था इसके जो रिमेन्स थे वो और इसके चक्कर लगाने लगे, इसको क्या कहा गया, उसको मून कहा गया। सही है, अब बाकी जो इनके चक्कर नहीं लगाते हैं, जो कि मून से बहुत छोटे पत्थर हैं, वो प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन तो नहीं करते, लेकिन वो सन का रिवोल्यूशन करते हैं। से क्या करते हैं, सन का रिवोल्यूशन कहते हैं। ये छोटे छोटे डेब्रीज वगैरह से बने, जो छोटे छोटे नेबुला में जो छोटे छोटे पत्थर थे उनसे बने। इनका वज़न जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लेकिन मून से जो है ना ये छोटे होते हैं। ये जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ मटेरियल थे नेबुला के, इनको फिर क्या कहा गया, एस्टेरॉयड्स कहा गया, कॉमेट्स कहा गया, मेटेराइड्स वगैरह इनको फिर कहा गया। इनका फॉर्मेशन फिर इस तरह हुआ। हमारा आज का जो सोलर सिस्टम है वो कुछ इस तरह दिखते हैं। तकरीबन 50 मिलियन साल बाद जो है ना हमारा जो सन है उसने शाइन करना शुरू कर दिया था कंप्लीटली, और जो सूरज के जितने भी विंड्स थे, जो इस सन से जो विंड्स थे, ताकतवर जो हवाएं होती है सन के, वो सन से दूर जाने लगे। सही है, सन जो है ना सन से दूर जाने लगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा आज का नया सिस्टम है ऑर्गेनाइज, जो जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है, उसमें क्या है, जो हमारा सन है, सन वो सेंटर में होता है। सन क्या होता है, सेंटर में होता है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जिसमें हमारे पास मरकरी, मार्स, अर्थ, वेनस, जुपिटर, यूरेनस, ये सब सोलर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब उम्मीद है क्या आपको ये नेबुला थ्योरी समझ आ गया होगा। ये वो थ्योरी है जो कि आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसी थ्योरी को ही मानते हैं। किस चीज़ के बारे में, ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। लेकिन एक और थ्योरी आई जो कि अपने उसी वक्त में तो बहुत ज़्यादा मानने लगी, साइंटिस्ट उनको मानने लगे, लेकिन वक्त के बाद जब मॉडर्न एरा आ गया तो लोगों ने फिर कुछ तहकीक करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जो टाइडल एक्शन थ्योरी है वो असल में इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितने कि एक नेबुला थ्योरी है। सही है,
अब टाइडल एक्शन थ्योरी जो किस चीज़ पर बनाई गई कि सोलर सिस्टम में उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये हाइपोथेसिस जो है ना सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि नेबुला थ्योरी जो है ना सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के बारे में थी। अब हम थोड़ा जो है ना टाइडल एक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम के हवाले से ये दोनों थ्योरी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेबुला थ्योरी के बारे में बताओ, जो कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो टाइडल एक्शन थ्योरी है, इस थ्योरी को कुछ ज़्यादा जो है ना साइंटिस्ट ने इम्पोर्टेंस दिया या नेबुला थ्योरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। कौन सी थ्योरी ज़्यादा मानी जाती थी या कौन सी ज़्यादा नहीं मानी जाती थी। आपसे इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो टाइडल एक्शन थ्योरी वो किसने जो है ना दी थी, और जो नेबुला थ्योरी वो किसने दी थी। सही है, तो चलो अभी हम टाइडल एक्शन थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो टाइडल एक्शन थ्योरी है ये सर जेम्स जेन्स ने क्या प्रपोज की थी। कब? 1917 में। सही है, इनकी जो उम्र थी वो 1877 से 1940 तक थी। और दूसरा भी एक शख्स था जेम्स जेन्स के साथ, जिसका नाम है हरोल्ड जेफरी। सही है, हरोल्ड जेफरी एंड सर जेम्स जेन्स ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। कब प्रपोज की थी? 1917 में। सही है, अब जो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जेम्स जेफरी हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को जेम्स जेफरी हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि जेम्स जो है ना जेम्स जीन्स है और जेफरी जो है ना वो हरोल्ड जेफरी है। तो दोनों का नाम जो है ना लास्ट नेम इसमें लाया गया है, जेम्स जेफरी। सही है, इनका हाइपोथेसिस ये कहा जाता है और इसको टाइडल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। सही है, इसमें जैसे कि आपको तस्वीर में ही नज़र आ रहा है कि एक स्टार है जो कि मूव कर रहा था स्पेस में, और इसके साथ साथ एक और स्टार है जो कि स्पेस में इसके बहुत करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन दोनों में टाइड्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ पर जो ओशन पर टाइड्स ओशन पर टाइड्स बन जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन की वजह से। इसी तरह जो एक स्टार था सन, वो जो है एक दूसरे स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं। अब दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से दोनों पर क्या बन जाते हैं? टाइड्स बन जाते हैं। इसी वजह से इसको टाइडल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अब इससे फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स के फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे हुआ वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो इसका थोड़ा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। 1900 सेंचुरी में, सही है, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे जिसमें साइंटिस्ट था जिन्होंने स्टडी किया, वो चाहते थे वांट टू एक्सप्लेन हाउ प्लेनेट फॉर्म्ड अराउंड द सन। सही है, 1900 सेंचुरी में जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो क्या करते थे, वो ये चाहते थे कि वो एक्सप्लेन करे कि असल में सन कैसे बना और प्लैनेट्स कैसे बने जो सन के गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते इसके अराउंड। सही है, और इसी तरह जो एर्लियर नेबुला थ्योरी थी जो कि किसने दी थी हमें, ये है लेपलेस। सही, लेपलेस ने ये थ्योरी दी थी, नेबुला थ्योरी, जो कि अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था। उसने कहा था कि जो सन एंड प्लैनेट्स फॉर्म्ड टुगेदर फ्रॉम वन बिग रोटेशनल क्लाउड ऑफ गैस। सही है, आपको पता है जैसा मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि जो सन है और इसके गिर्द जो चक्कर लगाते हुए प्लैनेट्स हैं, ये किसी से बने, एक क्लाउड ऑफ गैस से बने जिसको नेबुला कहा गया। सही है, लेकिन जो जेन्स और जेफरी थे उन्होंने इस थ्योरी से बिल्कुल डिसएग्री कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतना बड़ा सोलर सिस्टम सिर्फ क्लाउड ऑफ गैसेस से तो नहीं बन सकता। सही है, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया। उनका यकीन था कि जो सूरज है, जो सन है, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था।
कि ये किसी क्लाउड से नहीं बना है। जो जेन और जेफरी का जो टाइडल एक्शन थ्योरी है वो कहते हैं कि नहीं, जो सन है वो पहले से ही जो है ना एग्जिस्ट करता था, पहले से ही बना हुआ था, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा इवेंट हुआ, कुछ ऐसा कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से प्लैनेट्स भी बनने लगे और इसके गिर चक्कर चक्कर लगाते रहे। अब जो कैसे फिर अब जो जेन और जेफरी उसकी जो इनकी जो थ्योरी टाइडल एक्शन थ्योरी, उन्होंने कहा था कि सन जो पहले एग्जिस्ट करता था और स्पेस में मूव करता था, अब वो कौन सा वाकया हुआ जिसकी वजह से बाकी प्लैनेट्स भी बन गए। अब उसके बारे में वो बताते हैं कि जब हमारा जो सन है, वो जब स्पेस में मूव कर रहा था, सही है, क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो इसके रास्ते में एक और दूसरा बहुत बड़ा क्या था, स्टार आ गया था, सही है। अब जो इसके रास्ते में दूसरा दूसरा बहुत बड़ा स्टार आ गया था, जिसकी यहाँ पे कहा गया ना, द क्लोज इनकाउंटर नियर अप्रोच ऑफ एन अदर स्टार, सही है, कि जो हमारा जो स्टार था वो जब स्पेस में मूव कर रहा था तो ये एक दूसरे बहुत बड़े स्टार के करीब आ गया था। क्या हो गया था, करीब आ गया था। देखो इस थ्योरी के मुताबिक अ वेरी लार्ज स्टार समटाइम्स कॉल्ड रॉज स्टार, इसको रॉज स्टार भी कहा जाता है, अ स्टार दैट मूव्स फ्रीली थ्रू स्पेस, जो कि फ्रीली जो है ना वो मूव कर रहा था स्पेस में। वंस पास्ट वेरी क्लोज टू आवर सन, जब ये स्टार एक बार हमारे सन के बहुत ही करीब आ गया था, बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। Because of the gravitational attraction strong pulling force, both the sun and that passing star pulled on each other, सही है। अब आपको पता है कि हमारी स्पेस में जो बड़ी बड़ी बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज है, इनका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब इनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स था और साथ साथ इनका भी क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब ये और ये अपना अपना जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे पर अप्लाई करने लगे, सही है। द सन एंड दैट पासिंग स्टार फॉलो ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर क्या गया, फॉलो होने लगे, सही है। दिस इंटरेक्शन क्रिएट ह्यूज tidal force like ocean tides on the earth but millions of times stronger, सही है। अब जब ये एक दूसरे के करीब आ गए, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स था, जब एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को पुल करने लगे, ये इसको धक्का देने लगा और इसने इसको क्या करना, पुल करने लगा, धक्का देने लगा। अब क्या हो गया, जब ये दोनों एक दूसरे को पुल करने लगे तो इसमें भी बहुत बड़े क्या हो गया, टाइड पैदा होना शुरू हो गया, सही, इसने भी और इसका भी इस तरह टाइड पैदा होना शुरू हो गया, सही, इसका भी टाइड पैदा होना शुरू हो गया, इसका भी जो है ना टाइड बहुत बड़ा पैदा होना शुरू हो गया, बहुत बड़ा। ये इसी तरह जैसे मैंने कहा था कि जब हमारी जो ज़मीन है इस पर जब मून या और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है तो इसका जो ओशन है इसमें इस तरह जो है ना वो ऐसे ऊपर आ जाता है, सही है, तो इसको क्या कहता है, टाइड कहा जाता है। इसी तरह इसमें भी क्या पैदा होने लगा, टाइड पैदा होने लगा। अब जब इस पर टाइड पैदा हो गया, सही है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे के करीब आ गया, एक दूसरे को पुल करने लगा, पुल करने के बाद जब एक दूसरे के और करीब आ गया तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया, टाइड पैदा होना शुरू हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा जब इसमें ये टाइड बहुत ज़्यादा बहुत बड़े आ गए थे तो अचानक से ये दोनों स्टार जो है ना दूर चले गए, सही, एक दूसरे के क्या हो गए, दूर चले गए। अब देखो अब ये बता रहा है कि सोलर टाइड्स, सही है,
जब वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को धक्का देने लगे, धक्का देने की वजह से इन दोनों पर बहुत बड़े क्या पैदा होने लगे, टाइड्स पैदा होने लगे। अब इन सोलर टाइड्स को देखो, यहाँ पर देखो, एज द मैसिव स्टार केम क्लोजर एंड क्लोजर, अब जो बड़ा स्टार है वो हमारे सन के बहुत करीब आने लगा, इट्स ग्रेविटेशनल पुल बिकेम स्ट्रोंगर, अब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो मजीद ताकतवर, बहुत स्ट्रोंगर होता जा रहा था। सही है। दिस काज द सन सरफेस टू ब्लज आउटवर्ड, अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, जो हमारा सन है ये इसके बहुत करीब आ गया ये बड़ा स्टार, अब हमारे सन से क्या हो गया, इस तरह ब्लज करना शुरू कर दिया, टाइड जो है ना इस तरह होना शुरू कर दिया। जब इसने इस तरह स्ट्रिच करना, हमारे सन ने एक बल्ज इस तरह स्ट्रिच करना शुरू कर दिया, side the sun surface to bulge outward on the side facing the passing star, जो साइड जो स्टार यहाँ से गुजर रहा था उसकी तरफ, when the star passed by a long stream filament of hot gases was pulled out from the sun's surface, अब जब ये स्टार यहाँ से क्या कर रहा था, गुजर रहा था। सही है, ये इस तरफ गुजर रहा था, उस एक दूसरे के ग्रेविटेशनल को फोर्स कर रहा था। जब ये इस उस तरफ जा रहे थे तो सन जो है ना यहाँ पर एक टाइड पैदा हो गया। अब टाइड के पैदा होने से क्या हो गया, बहुत बड़ा स्ट्रीम, जो सन का जो पार्ट था बहुत बड़ा, जिसको स्ट्रीम फिलामेंट कहा गया, जो गैसेस का बहुत बड़ा हिस्सा था, वो सन से क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। सही है, सन से क्या हो गया, अलग हो गया। The filament was stretched out between the sun and the passing stars, forming something like a bridge of fire. सही है। अब क्या हो गया, इसने भी जो है ना टाइड पैदा होना, इसमें भी टाइड पैदा हो गया, इसमें भी टाइड पैदा हो गया। सही है। अब क्या हो गया, जब ये इससे गुजर रहा था तो इससे भी बहुत बड़ा स्ट्रीम या फिलामेंट जो है ना वो अलग हो गया, और इसका भी जो है ना इस तरह बहुत पार्ट जो है ना वो अलग हो गया। सही है, क्या हो गया, अलग हो गया और एक फुल का शक्ल इख्तियार कर दिया। सही है। दिस फोर्स इज सिमिलर टू द टाइड बल्ज ऑफ द that happen on the earth due to the moon, but here it was on the cosmic scale very large। सही है, हमारे अर्थ के ऊपर भी इस तरह जो है ना समुंदर के ऊपर क्या बन जाते हैं, टाइड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो बात है ये बहुत ही कॉस्मिक लेवल पर है, बहुत ही बड़े स्केल पर है। सही है। अब जब ये दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, दोनों ने जो इसका इस पार्ट था सन का और जो पासिंग स्टार था उसका, वो क्या हो गया, उसका पार्ट जो है ना सन से भी अलग होने लगा और पासिंग स्टार से भी। अब अचानक से कुछ ही बहुत ही मुख्तसर वक्त के बाद जो पासिंग स्टार था मूव्ड अवे इनटू स्पेस, जो पासिंग स्टार था वो एकदम से स्पेस में चला गया, सन से बहुत दूर चला गया। अब इसका जो पार्ट था और इसका जो पार्ट था, जब ये एकदम से इस तरफ मूव करने लगा, इसका जो पार्ट था वो थोड़ा बहुत सन के ऊपर आके गिर गया और थोड़ा बहुत जो है ना आसपास के एरिया में क्या हो गया, या सन के गिर जो है ना वो आ गया। इसी तरह सन का भी कुछ पार्ट जो है ना वो सन से अलग होके सन के करीब या स्पेस में आ गया था। सही है। देखो, when it moved away most of the pulled out material fell back onto the sun, सही, onto the sun because of the sun gravity। सही है। जब ये एकदम से वापस स्पेस में तेज़ी से चला गया सन से दूर, तो इसका भी कुछ हिस्सा जो है ना सन पर आ गया और कुछ हिस्सा जो है ना सन के करीब आ गया सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। However, some of the material remained outside the sun surface, सर्कलिंग द ऑर्बिट अराउंड इट। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि इसका जो कुछ हिस्सा है वो सन के ऊपर आ गया था और कुछ हिस्सा जो है ना सन के बाहर आ गया, तो सन का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे आ गया। अब ये जो रिमेन पार्ट है जो सन के आसपास था, इसने सन का जो है ना वो चक्कर लगाना शुरू कर दिया, सन का ऑर्बिट लगाना शुरू कर दिया, इसके इर्द गिर्द घूमने लगा। सही है। This leftover material was still very hot, made of gases like hydrogen and helium and rotating spinning around the sun।
ये जो मटेरियल था जो सन के आसपास था, इसने सन के गिर्द बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर दिया। ये इस अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, इसमें क्या था, ये गैसेस थे। कौन कौन से गैसेस थे? हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो सन के गिर्द क्या कर रहे थे? स्पिनिंग कर रहे थे, सन के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। अब कुछ वक्त के बाद ये ठंडा होने लगा और कंडेंसेशन होना शुरू हो गया था। सही है। अब देखो, with time this hot gaseous material began to cool down, lose heat। वक्त के साथ ये जो मटेरियल जो सन के गिर्द घूम रहे थे, इनका ठंडा होना शुरू हो गया था और कंडेंस, सही है, एक तो कूल होना शुरू हो गया था और दूसरा जो है ना, ये कंडेंस होना शुरू हो गया था। कंडेंस से मुराद जो मटेरियल दूर दूर है, एक दूसरे के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया, जिससे क्या बना, वही प्लेनेट्समेल्स बन गए और प्लेनेट्समेल से फिर क्या गया, प्रोटो प्लैनेट्स बन गए। प्रोटो प्लैनेट्स से मिलकर जो है ना एर्लियर प्लैनेट्स बन गए। उससे फिर क्या बन गया, जो हमारे आज के प्लैनेट्स है वो बन गए। सही है। जैसे कि यहाँ पर भी इसी तरह लिखा गया, दीज droplets became together to form solid clumps which later became प्लैनेट सिमल्स बन गए। सही है। जो मटेरियल थे आपस में कंडेंस होने लगा, कूल होने लगा, उससे उनसे क्या बना, प्लैनेट सिमल, जैसे कि नेबुलर थ्योरी में था ये बन गया। और इसी के साथ साथ इससे जो है ना ब्लॉक ऑफ प्लैनेट्स बनने लगे। सही है। इनके मिलने से क्या हो गया, इनके मिलने से ब्लॉक ऑफ प्लैनेट्स बनने शुरू हो गए। बहुत ही सालों के बाद ये जो प्लैनेट सिमल्स थे वो आपस में कोलाइड होकर मर्ज होने लगे और मर्जिंग के बाद क्या बनने लगे, इसे प्लैनेट्स एंड मून्स एंड आउटर सोलर सिस्टम बनने लगा। सही है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। निबुला का तो आपको समझ आ गया। अब इसका जो थ्योरी है, जो जेन एंड जेफरी थे, उन्होंने कहा था कि टाइडल एक्शन जैसे, अगर मैं फिर से रिवाइज कर दूं, टाइडल एक्शन हमारा जो स्टार था, इनका कहना था कि हमारा स्टार पहले से, जो सन था पहले से मौजूद था, ये स्पेस में मूव कर रहा था। जब एक दूसरे बहुत बड़े स्टार के करीब जो है ना पहुंच गया, तो दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की एक दूसरे को पुल करने लगी। सही है। पुल करने के बाद जो सन का भी कुछ हिस्सा था वो भी आउट होने, बल्ज खाने लगा, और नए स्टार का भी। जब ये दोनों बल्ज खाने लगे तो जो पासिंग स्टार था वो एकदम से मूव करने लगा और चला गया। उसका कुछ रिमेन जो है ना वो सन पर आ गया और कुछ जो है ना सन के करीब आ गया। और जो सन के करीब जितने मटेरियल थे उनके गिर सन के गिर चक्कर न लगाने लगे। और इन्हीं से फिर क्या हुआ, इनका कहना था कि इनसे प्लैनेट्स, जो आउटर सोलर सिस्टम था, वो बनना शुरू हो गया। मज़ीद आगे जाते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। फाइनली द सन रिमेन्ड एट द सेंटर। सही है। तो उन्होंने कहा था कि जो सन है वो जो सोलर सिस्टम का जो है ना वो सेंट्रल पार्ट बन गया एज इट ओरिजिनल, जैसे कि कह रहे हैं कि आज ये दिख रहा है। The pulled out material condense into planet drop planets and the moon। और इसी तरह उन्होंने कहा था जो सन से जो या जो पासिंग स्टार था उनका जो रिमेन मटेरियल थे जो सन के गिर्द घूमने लगे, उनसे प्लेनेट, ड्रॉप प्लैनेट्स एंड मून्स वगैरह बनने लगे। इसी के साथ साथ जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि कंबाइन ना हो सके आपस में, उनसे फिर क्या बनने लगे, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और मेटेरॉयड्स वगैरह इनसे बनने लगे। ये तो तमाम प्रोसेस था जो कि एक्सप्लेन किया गया could form later not at same time as the sun। ये जो है ना ये जो जितनी भी थ्योरी एक्सप्लेन की गई, कह रहा है कि ये सब वक्त के साथ बाद में बनने लगे, सन के साथ एकदम से नहीं बने। जो लिमिटेशंस थे, अच्छा फिर वक्त गुजरने के साथ फिर साइंटिस्ट जो है ना यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ खामियां निकाल दी इसमें कि नहीं ये इस तरह नहीं है बल्कि इस तरह है। अच्छा ये जो थ्योरी है लॉजिकल पॉइंट से, साइंटिस्ट ने इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा कर दिए, जिसमें जो रेयर इवेंट से कहा कि ये जो दो स्टार है जो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं विद आउट कोलाइडिंग इज एक्सट्रीमली रेयर इन स्पेस।
कह रहे कि जब दो स्टार सही है, कह रहे कि जब दो स्टार स्पेस में नज़दीक आ जाए, ये नामुमकिन से बात है कि वो कोलाइडिंग करने के बगैर ही रह जाए। बहुत ही जो है ना इलॉजिकल रेयर पॉइंट है कि दो स्टार करीब आके और वो टकराए नहीं। एक तो ये पॉइंट उन्होंने निकाल दिया। द चांस ऑफ सच ए नियर मीटिंग इज ऑलमोस्ट जीरो, जो चांस है कि नज़दीक आके कोलाइड नहीं करे, ये बहुत रेयर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या था? insufficient material, even if gas was pulled out it would be too little and too little to form other planets। कह रहे कि सुहेल कह रहे कि अगर पासिंग स्टार है या हमारे सन से जितना भी मटेरियल वो आ गया, सन के करीब रिवॉल्व करने लगा, कह रहे ये बहुत ही कम है कि इससे इतने ज़्यादा स्टार्स बन जाए, सॉरी इतने प्लैनेट्स बने, मतलब सन के करीब जो चक्कर लगा रहे मटेरियल्स है, कह रहे ये इतनी ज़्यादा है नहीं जिससे कि ये सारे प्लैनेट्स बने। दूसरा इनसफिशेंट मटेरियल है, तो ये दूसरा पॉइंट साइंटिस्ट ने रख दिया। फिर तीसरा पॉइंट रख दिया गैस एक्सपेंशन। कह रहे जो हॉट गैसेस हैं अब कह रहे जो गैसेस एक्सपेंशन, तीसरा पॉइंट साइंटिस्ट ने डाल दिया कि इस वजह से भी ये एक लिमिटेशन है इस थ्योरी की, कहा कि द हॉट गैसेस वुड नॉट कंडेंस इजीली, कि जो गर्म गैसेस है ये इतना आसान नहीं है कि एक पास में कंडेंस्ड हो जाए। तीसरा एक लिमिटेशन उन्होंने निकाल दिया, और एक और लिमिटेशन था उनको, वो था कि नो एक्सप्लेनेशन फॉर प्लैनेट्स मोशन। इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया कि प्लैनेट्स का मोशन किस तरह है। इट डेंट एक्सप्लेन वाई ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन, और इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों तमाम प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहे हैं in the same direction and near in the same plane disk. Because of this weakness, the tidal action theory was rejected by most scientists। इन limitations की वजह से जो ये थ्योरी थी टाइडल एक्शन, जिनको जेम्स एंड जेफरी की थ्योरी कहा जाता है, इसको मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने क्या 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 किया, रिजेक्ट कर दिया। अब जो मॉडर्न व्यू है साइंटिस्ट का, टुडे साइंटिस्ट सपोर्ट द नेबुलर हाइपोथेसिस। सही है, आज जो साइंटिस्ट हैं वो कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? वो नेबुलर हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मॉडर्न जो वर्जन है उसको कहा गया सोलर नेबुला थ्योरी। सही है, इसको क्या कहा गया, सोलर नेबुला थ्योरी, विच एक्सप्लेन्स हाउ सन एंड प्लैनेट्स फॉर्म टुगेदर फ्रॉम वन रोटेटिंग गैस, जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक गैस से या एक क्लाउड से सन और प्लैनेट्स बनने लगे। एंड डस्ट क्लाउड अबाउट दी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, कि ये कब बनी हमारे जो सोलर सिस्टम में, ये 4.6 मिलियन ईयर्स एगो। हाउ एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशनल एनर्जी काज द डिस्क टू फ्लैटन एंड फॉर्म प्लैनेट, कि कैसे जो एंगुलर मोमेंटम है मतलब घूमने का जो अमल है इस क्लाउड का, वो कैसे फ्लैटेंड हो गए और उससे प्लैनेट कैसे बन गए। आज भी स्टिल द टाइडल थ्योरी इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट। इट हेल्प्ड साइंटिस्ट्स think about gravitational forces and planetary formation in the new ways। सही, तो आज भी ये जो टाइडल एक्शन थ्योरी हिस्टोरिकल पॉइंट से ये जो साइंटिस्ट के लिए बहुत अहम थ्योरी है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, कि कैसे उसने कहा था कि जो प्लानिटरी फॉर्मेशन है वो इस तरीके से भी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब
अब एक और पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखना कि जो भी अगर नोट्स आपको चाहिए या जितने भी नोटिफिकेशन है इस चैनल के बारे में, या जितने भी आपके एग्ज़ाम के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चन है या गाइडलाइंस वगैरह है, अगर आपको वो सब चाहिए तो आपने व्हाट्सएप चैनल को द कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को ज़रूर ज्वाइन करना है, द कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। इसी तरह टेलीग्राम पर @ द कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को ज्वाइन करो ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं या जितने भी सवाल वगैरह अगर आपने पूछना हो तो आप ये आके ज़रूर पूछ सकते हो, ताकि आपका माइंड इसके बारे में क्लियर हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया।